अगर बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए ना तो थोड़ा डरो, क्योंकि ना जब टूटेगा तो आराम फटाक से टूटेगा। तो हमें लगा ये कुछ फास्टर तरीका होना चाहिए, तो हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया। उस टाइम जो पूरी संपत्ति थी उस टाइम तक कमाई हुई 1.5 करोड़ रुपए, वो जीरो हो गए, लिटरली एकदम बैंक अकाउंट खाली हो गया। कभी भी धंधा स्टार्ट करने की कोई लेट उम्र नहीं होती। सब रात भर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, पार्टी हार्ड वर्क हार्ड कल्चर थी। हर फ्राइडे सैटरडे दारू चल रही है और खूब मेहनत कर रहे हैं सब। दूसरी चीज़ हमने जो बहुत खास ख्याल रखा जब हम एंटरप्रेन्योर थे, ये उन सभी के लिए जो छोटे शहरों से आते हैं पर सपने बड़े देखते हैं। एक डिस्टिंक्ट कन्वर्सेशन है मेरी मम्मी की और पापा की, जो मैं ओवर ईयर कर रहा था। तो मम्मी डिस्कस कर रही थी पापा से कि ये कुछ नहीं कर पा रहा है, इसकी चाय की दुकान खुलवाते हैं। तो वो कन्वर्सेशन मेरे को कहीं हार्ड हिट कर गई। मेरे को चाय की दुकान वाले नहीं बनना है अंदर, राइट, मेरे को कुछ बड़ा करना चाहिए। मेरे पापा बॉम्बे पोस्टेड थे, तो हम लोग रवा देवी में रिजर्व बैंक के क्वार्टर है, वहाँ पर रहते थे। कि वो फेज स्ट्रगल का था, वहाँ पर हम लोग साथ में पापा और मैं खाना बनाते। अक्सर हम लोग साथ में वॉक पे भी जाते, मरीन ड्राइव पे बैठते कभी जाके। तो वहाँ पर एक डिस्टिंक्ट मेमोरी है मेरी बॉम्बे की। मैं उस टाइम बहुत सारी लग्जरी कार जाया करती थी मरीन ड्राइव में, अभी भी जाती हूँ, बट उस टाइम पे कम होती थी। पर जब जाती थी तो आप देखते थे मुड़ के, अब तो आप नहीं देखते, इतनी हो गई हैं। पर वो मेमोरी मेरे को थी। मैं पापा को बोलता था ऐसी कार हमारे पास भी होनी चाहिए। तो एक सपना आपका कहीं बैठता है कि आपको कुछ बड़ा चाहिए लाइफ में। वो उस टाइम तो बच्चा ही था मैं। क्या, मैं हूँ अमित जैन, CEO एंड को फाउंडर कार देखो ग्रुप। हाल ही में आपने मेरे को शार्क टैंक पे भी देखा होगा। तो आज मैं बताऊंगा अपना सफ़र, मैंने क्या सीखा और आप अपने सफ़र को कैसे ईजी कर सकते हैं मेरी लर्निंग से। मेरा जन्म हुआ पिंक सिटी जयपुर के अंदर, और हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। एक स्कूटर होता था घर में, मैं और अनुराग आगे पीछे जैसे बैठते थे। आगे खड़े होने में हमेशा मेरे को मज़ा आता था, तो मैं आगे खड़ा होता था और अनुराग पीछे बैठता था। उस तरीके का सेटअप था जैसे किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के साथ। जैसे जब मैं पैदा हुआ था पापा तो साइकिल भी जाते थे ऑफिस, फिर 1985 के आसपास उन्होंने स्कूटर लिया था। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरी रैंक अराउंड 8 to 10 आती, पर मैथ्स हमेशा अच्छी रही और बाकी सब्जेक्ट्स जो थे वो इतने पसंद नहीं आते थे, जिसमें रटना पड़ता था। 11th के अंदर पापा का ट्रांसफ़र हो गया, रिजर्व बैंक में थे पापा, वो बॉम्बे चले गए। तो अब डॉल्फिन्स थी, तो कहीं ना कहीं आप बिगड़ने लगते हो, एक एज आती थी। 11th मेरा वो फेज़ निकला जहाँ पर मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया, स्कूल बंक करना चालू कर दिया। 3rd पीरियड के बाद मैं कभी स्कूल ही नहीं गया। तो मेरी मेरे आज भी डिस्टिंक्टली याद है, पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही थी और कंप्यूटर टीचर का 5th पीरियड होता था। पेरेंट टीचर मीटिंग में मम्मी और मैं गए, तो मैम ने बोला कंप्यूटर टीचर ने कि ये लड़का मेरी क्लास में नहीं है, क्योंकि मैं 3rd पीरियड के बाद कभी बैठा ही नहीं स्कूल में, तो उन्होंने मेरे को कभी देखा ही नहीं था। तो उस तरीके का बच्चा था थोड़ा शरारती, और मम्मी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी मेरे को, पापा थे नहीं जिनका होल्ड चलता है घर पे। तो इस फेज़ के अंदर मैं काफ़ी अकेडमिक्स से बिखर गया और 11th के अंदर मैं फेल भी हो गया। फिर ग्रेस मार्क्स से मैं पास हुआ, 12वीं में पहुंचा। तो एक झटका सा लगा, पहली बार फेल हुआ था जीवन में। 12वीं के अंदर फिर सब लोग IIT दे रहे थे, तो मैंने भी बोला चलो दे देते हैं। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट मारी मैंने कि चलो IIT देते हैं, क्योंकि सब कोई IIT देते हैं। तो मैं उस टाइम पे जब दिया तो कहीं पर भी नहीं हुआ मेरा, ना IIT में हुआ, ना कोई PET में हुआ, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में। मेरा एक ही जगह एडमिशन हुआ, वो था महाराजा कॉलेज है वहाँ पर, जो हमारे लोकल जयपुर में जिनके कम नंबर आते हैं वो वहाँ जाते हैं, मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। पर वहाँ पर एक सीख मिली कि यार मैं ये नहीं बनना चाहता। तो पापा ने फिर मेरे को भरोसा दिलाया, कि उन्होंने बोला कि यार देख तू कुछ कर सकता है, मेहनत कर। और पापा का एक जना चाहिए होता है आपको, आपको निकालने के लिए बाहर। जब 12वीं के बाद मैंने फिर जब दिया तो मैंने 1 साल बहुत घिसाई, घोड़े खोल दिए मैंने लिटरली। सन 1994 में मैंने 12th पास करी थी और 1 साल ड्रॉप करके 95 में मैं IIT और IIT दिल्ली गया था। तो वो जो पीरियड था मेरा स्ट्रगल का 1 साल का, उसमें मैंने इतना हार्डवर्क किया है। मैं वहाँ पर मेरे रियलाइज़ हो गया कि अगर आप हार्डवर्क करोगे ना तो आपको सब कुछ मिल सकता है। मेरे जैसा बच्चा जो 11वीं में नहीं नंबर लाया, 12वीं के अंदर कहीं नहीं हुआ, वो IIT पहुँच सकता है, तो कोई भी पहुँच सकता है अगर मेहनत करी जाए। तो वहाँ से मेरा एक हार्डवर्क का सिस्टम पे बिलीव बन गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर मैं हार्डवर्क करूँ। तो कॉन्फिडेंस जो लाइफ का था एकदम यहाँ से 0 से नेगेटिव से रादर एकदम हाई पे पहुँच गया। मैं 10 में 10 आ गया कि मेरा कुछ भी कर सकता हूँ मैं। वो कॉन्फिडेंस कभी गया ही नहीं फिर लाइफ में। वो कॉन्फिडेंस आज भी मेरे को, कि आप मेरे को बोलो कुछ भी करना, मेरे को पता है मेरा हार्डवर्क मेरा सीक्रेट वेपन है। अगर हार्डवर्क करूँगा तो मिल जाएगा। दैट्स हाउ आई थिंक नाउ। जब घर पे होते तो आप ऐसे सोचते हो कि IIT से जब निकलोगे तो नौकरी करनी है ऑफकोर्स। तो जब नौकरी के लिए पहली कंपनी आई तो TCS आई थी हमारे कैंपस में, और उसमें मैं बैठा और मेरा हो गया एक बार। मैंने फिर कहीं इंटरव्यू नहीं दी, फिर मैं TCS पहुँचा वहाँ पर, जहाँ पर हमारा पहला स्टार्ट होता है। तो त्रिवेंद्रम में गए हम लोग। IIT में एक चीज़ जो अच्छी हुई थी, मैंने कोडिंग थोड़ी सीख ली थी और कोडिंग में मेरा इंटरेस्ट आ गया। और जब मैं पहुंचा TCS के अंदर तो वहाँ पर जाके मैंने जावा सीखनी चालू करी। और उसकी भी एक इंसिडेंट है, जब मैं 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद बॉम्बे मेरा पोस्टिंग हुआ, तो वहाँ पर क्या था, एक टेलीकॉम का प्रोजेक्ट होता था नॉटल करके, तो वहाँ पर सबको भेज रहे थे और वहाँ पर पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही थी।
तो वहाँ पर जाके मेरे को मन था कि मैं नई एज टेक्नोलॉजी में जाऊँ जावा में। तो एक मैंने सुना था कि जावा एक्सीलेंस सेंटर नाम का एक चीज़ है जो होती है कफ परेड में बॉम्बे में। तो मैं वहाँ पर पहुँच गया, मतलब मेरे को पता नहीं था किससे मिलना है क्या मिलना है। मैं वहाँ के रिसेप्शन में जाके बोला मेरे को आपके हेड से मिलना है। तो वहाँ पर आज भी ज़्यादा बेहराम सेतना जी करके बैठते थे, तो उनसे मैं जाके मिला। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को है ना ये जावा एक्सीलेंस सेंटर ज्वाइन करना है। तो उन्होंने पूछा कि जावा आती है कि नहीं आपको अच्छे से। बोला मैं एक्सपर्ट हूँ। तब रियलिटी है कि मेरे को आती नहीं थी, मैंने कोडिंग ज़्यादा करी नहीं थी जावा में। उस टाइम में C++ ज़्यादा पॉपुलर होती थी, उसमें मैंने काफ़ी ठीक ठाक कोडिंग करी थी। बट यहाँ पर मेरे को सीख क्या मिलती है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ मेन चीज़, कि अगर आप अपनी डेस्टिनी को खुद रीच आउट नहीं करोगे तो कुछ मिलना नहीं। तो जब मैंने बोला तो उन्होंने बोला चलो इंटरव्यू दे दें। भाई अगले दिन मैं इंटरव्यू देने गया, वहाँ एक तुषार करके बंदा होता था जो लीडर था वहाँ पर। तो मैं उस दिन खूब सारी किताब पढ़ के गया, बुकिश नॉलेज लेके। मैंने बोला जाके भैया चलो इंटरव्यू देते हैं। तो उसने पूछे 5 सवाल। उसने बोला तेरे को ये तो समझ में आ गया कि तूने कोडिंग ज़्यादा नहीं करी, पर तू कर लेगा ये लगता है। तो मेरे को वहाँ पर पहली बार मौका मिल गया कि चलो जावा सीखते। उसके अंदर फिर जब मैं घुसा जावा एक्सीलेंस सेंटर में, तो हार्डवर्क वाला जो मैं बात बोल रहा था फिर यहाँ पर मैंने वापस दिखाई। अब हुआ क्या कि वहाँ पर मेरा घर बहुत दूर था, बोरीवली में घर था। सारे हम लोग जितने भी गए थे TCS बोरीवली रहते थे। इन हैंड बहुत कम सैलरी मिलती थी। सन 1999 में मेरे हाथ में 10-11 हज़ार आते थे उस टाइम। तो इन हैंड इतनी थी, तो आप सस्ता कर लेते हो। और मेरा जो बोरीवली से कफ परेड का सफ़र होता था, उसमें पहले पैदल जाओ स्टेशन, लोकल ट्रेन पकड़ो, फिर अंधेरी पे जाके चेंज करो, फिर सेंट्रल लाइन पे आओ, फिर उतरो VT पे, और VT से लेकर पकड़ो बस टू योर कफ परेड ऑफिस। ये मेरा डेली का रूटीन था, अराउंड 1.25 घंटे जाने के और 1.25 घंटे आने के। तो मुझे लगा यार कि यार लाइफ का इतना टाइम तो ट्रैवल में निकल रहा है मेरा, तो मैं वो वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने क्या किया, एक मैंने बैकपैक लिया और मैंने ऑफिस में लगा लिया अपने। फिर गार्ड से सेटिंग कर ली कि मैं रात को सोया करूँगा यहाँ पर। वहाँ जो बाथरूम होता था वहीं पर ब्रश व्रश कर लिया, वहीं नहा ली और वहीं अपने सेटल हो गए। एक हफ्ते के कपड़े लेके जाता था और वीकेंड पे आके एक दिन आके मैं अपना वो कर लेता। इसके चलते क्या होगी, मेरे अचानक से घंटे बहुत बढ़ गए। अब मैं पूरे टाइम काम ही करते रहता था, 18 घंटे में काम करता था। तो इतनी कोडिंग इतनी फास्ट लर्न कर रहा था, और 6 महीने में मैं 5 साल वाले जो एक्सपीरियंस लोग थे उनको सिखाने लग गया, बताने लगे कि भाई ये क्या करना है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। और एक विशेष साइकिल होती है लाइफ में। अगर आप है ना शुरू में अच्छा कर लेते हो ना किसी भी करियर में, तो आपको हमेशा चुना जाता है अच्छे कामों के लिए। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फर्स्ट स्टेंट होता है कहीं पर भी, जो पहली जॉब होती है, उसमें 18 घंटे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस बाद में कर लेंगे, बट शुरू में सीखने का मौका है। तो आप किसी और के लिए नहीं लगा रहे, अपने लिए लगा रहे हो। तो आपको जो सीखने का मौका पहली जॉब में मिलता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट मैनेजर चुनो। मेरे को अच्छा मैनेजर मिला, उससे मैं सीख पाया। और खूब मेहनत करो ताकि आप इतने ज़्यादा आउटलायर बन जाओ अपने मैनेजर के लिए, वो बोले कोई भी मुश्किल काम आए ना इससे करवाएंगे, तो आपको हमेशा बेटर मौके मिलते रहेंगे और वो लाइफ भर चलता रहेगा फिर, क्योंकि आपकी विनिंग हैबिट बन जाती है। तो आपको विनिंग हैबिट बनानी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 12वीं में कितने आए, कॉलेज में कितने हैं, जॉब पे आके सब रीसेट हो जाता है। फिर आप रिलेटिव ग्रेडिंग होती है जिनके साथ चालू करो, आप हमेशा उसमें टॉप में रहो, मेहनत से वो मिल जाता है। हमेशा अपने आपको अनकंफर्टेबल जॉब में डालो जहाँ पर सीखने का मौका मिले। तो वो वाला जो पार्ट है, आई थिंक दैट इज़ वेयर मेरे को सबसे बड़ी लर्निंग मिली थी लाइफ के अंदर, कि जब भी कंफर्ट जोन में आओ ना, तो सोचो कुछ गलत है, मतलब आप कुछ सीख नहीं रहे हो। मैं आज भी अपनी उम्र नापता हूँ, मैं आज इस साल कितना सीखा। मेरे को होता है एक गोल की इस साल 5 साल का सीखना। तो मैं हर जने को ये बोलूँगा कि अब एक होता है कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, एक होता है एक्सपीरियंसेस पर ईयर। तो आप अपनी उम्र जब आंकते हो तो अपनी उम्र आंको एक्सपीरियंसेस पर ईयर में, ना कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। काफ़ी लोग होते हैं जो 10 साल का काम करके केवल 2 साल का सीख पाते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 3 साल में 10 साल का सीख जाते हैं, क्योंकि उनकी लर्निंग इतनी खुल जाती है। तो हमारे अगर जर्नी के अंदर मैं जाऊँ वापस, तो मेरा जो फर्स्ट ईयर का जो फेस है, जब मैं जावा सीख रहा था, मैं इतना काम कर रहा था कि मैं सबसे आगे निकल चुका था अपने उस बैच में। और इसकी वजह से फिर मैंने इंटरव्यू दिया एक कंपनी में, ट्रिलॉजी में, तो वहाँ पर मेरी नौकरी लग गई। मैं US चला गया। मैं जब US गया तो वहाँ पर अलग ही लेवल के लोग मिले, हार्वर्ड के थे, MIT के थे, सारे स्टैनफोर्ड के लोग, मतलब बहुत सॉलिड क्राउड। और इंडिया में IIT के सारे कंप्यूटर साइंस के मोस्टली लोगों को लेके गए, और मैं अकेला जाना था जो सिविल इंजीनियर का था जो सेलेक्ट हुआ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि मेरी को जावा बहुत अच्छी कोडिंग आ गई थी, तो इंटरव्यू में जाके क्रैक मार दिया। आई वॉज द ओनली IIT सिविल इंजीनियर हु वेंट इनटू ट्रिलॉजी दैट ईयर। ट्रिलॉजी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे देती थी, यानी कि जब मेरा यहाँ पर नौकरी थी, मैं आपको जैसे बता रहा था 10-12 हज़ार इन हैंड आ रहा था, वहाँ अचानक से मेरी 3 लाख रुपए महीने की इनकम हो गई। तो मैं एकदम पागल हो गया, यार हुआ क्या, मतलब मज़ा ही आ गया। तो मेहनत करो तो मिलती हैं चीज़ें यार। मतलब ये मत सोचो कि इवेंचुअली भगवान भी देख रहा, आप मेहनत कर रहे हो, आउटकम देगा। तो देर है पर अंधेर नहीं हो। और ट्रिलॉजी में एक बहुत एंटरप्रेन्योरियल कल्चर थी, तो उन्होंने पहले 3 महीने बोला कि भाई आप कोडिंग सीखो और अपने स्टार्टअप बनाओ,
और जो स्टार्टअप अच्छा हुआ हम उसको स्पॉन्सर कर देंगे एक प्रोजेक्ट बनाने में। तो मैं वहाँ पर जाके एकदम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में पहुँच गया, एकदम सारे कॉलेज के ग्रेड्स और सब रात भर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, पार्टी हार्ड वर्क हार्ड कल्चर थी। हर फ्राइडे सैटरडे दारू चल रही है और खूब मेहनत कर रहे हैं सब। एक चीज़ जो मैंने और सीखी ना, जब आप लाइफ का बैलेंस करते हो ना, तो मैं पार्टी हार्ड करता हूँ बहुत। मैं आज भी मतलब हफ्ते में 1-2 दिन होता है जब बहुत ज़बरदस्त पार्टी करता हूँ। वो ब्रेक देता है आपको एक आपके दिमाग को हल्का करता है। और दूसरी तरफ होता है आपका काम। तो मेरा सिंपल फंड है, पार्टी हार्ड वर्क हार्डर। तो आपको हार्ड वर्क तो कभी छोड़ना ही नहीं है, वो मेरा सुपर पावर है। और मैं, अगर आप जितने भी लोग सुन रहे हो, आप सब में एक सुपर पावर है, वो आपको ढूंढने की दे रहे कि आपकी सुपर पावर क्या है। मेरी सुपर पावर बनी हार्ड वर्क, कोडिंग, एक वाइट स्पेस जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, राइट। मेरे को ट्रैफिक लाना आता है वेबसाइट पे, मैं अपने आप को समझ के मैं उसके अराउंड अपने बिजनेस बनाता रहता हूँ जहाँ मेरी स्किल है। तो आपके अंदर की सुपर पावर आपको ढूंढनी पड़ेगी कि आपकी सुपर पावर खुद की क्या है। और ऐसा कोई जना नहीं मिला मेरे को आज तक जिसमें वो सुपर पावर नहीं है। कोई क्रिएट आर्ट्स में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है। तो जब मैं ट्रिलॉजी में था मैं बहुत खुश था, पर कीड़ा था कि एक कुछ कंपनी चालू करनी है। और 3 साल से कीड़ा चल रहा था, मतलब 2003 से हमने कंपनी का नाम भी रखा था। मेरा एक दोस्त है दीपक IIT से, वो भी एक कंपनी चलाते हैं टू द न्यू करके। बट उसके साथ मेरा एक प्लान था, मैं अनुराग और दीपक खोल रहे थे स्टीयरटेक। हमने कंपनी का नाम भी रख लिया था, कार्ड भी छपवा लिए थे, पर कभी हिम्मत नहीं छोड़ने की, क्योंकि सैलरी बहुत हाई थी। और मैं कहीं यही समझाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ना आपका करंट एनवायरनमेंट या सैलरी आपका कंस्ट्रेंट बन सकता है कि यार रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपने घर खरीद लिया, आपने गाड़ी खरीद ली है, सबकी EMI देनी। तो मेरा भी वही फेस था। 2005 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई जिसमें पापा का कैंसर डिटेक्ट हो गया और लास्ट स्टेज का कैंसर था। तो उसने पूरे परिवार को हिला दिया, अचानक से धरती निकल गई पैर के नीचे से। तो दैट वाज अ वेरी शेकिंग इंसिडेंट इन माई लाइफ। तो 5 से लेकर 6 तक 6 महीना अनुराग पापा के साथ रहा, और हमारी कंपनी अच्छी थी, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम दे दिया था। और लास्ट के 6 महीने पापा के साथ मैं रहा। तो सितंबर 2006 में उनकी डेथ हुई पापा की। पापा का भी एक फेज चल रहा था जो कि उनकी भी कहानी है। पापा से मैं बहुत अटैच हूँ, अपने दादी थी भी बहुत अटैच था। परिवार में मतलब बहुत मैं सबको भगवान मानता हूँ। अब मेरे घर में आओगे, मंदिर में सबकी तस्वीरें हैं, दादी दादा पापा की। वैसा वाला मेरे को वो रहा है हमेशा कनेक्शन उनके। और अभी भी जैसे मैं बोल रहा हूँ ये टॉक, तो मुझे पता है कि पापा मुझे देख रहे हैं। दैट इज़ हाउ आई फील अबाउट माई फैमिली। जब पापा का ये डिटेक्ट हुआ कैंसर, और मैं जब उनके साथ लास्ट के 6 महीने रहा, तो मेरे को लगता है सबसे लाइफ का फुलफिलिंग पीरियड मेरा वही था, क्योंकि एक सेवा करने का मौका मिल गया। अक्सर तो क्या होता है कि आपको मौका ही नहीं मिल पाता और अचानक से फट से आप चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे को बहुत खुशी है कि मैं लास्ट 6 महीने उनके साथ बिता पाया। उस फेज़ के अंदर पापा का जो कहानी में बता रहा था, उन्होंने क्या बेसिकली, पापा ने अपने, हमारे पड़ोसी होते थे, उन्होंने जेमस्टोन्स का काम था, ट्रेडिंग का उनका। तो उनके वहाँ जाके उन्होंने जेमस्टोन्स का काम सीखा और हम वो जेमस्टोन्स का ट्रेडर बन गए। स्मॉल टाइम ट्रेडर, नॉट अ लार्ज बिजनेस, बट उन्होंने धंधा सीखा इस उम्र में आके। मतलब तो कभी भी धंधा स्टार्ट करने की कोई लेट उम्र नहीं होती। तो उनका हार्डवर्क मैंने देखा है उस टाइम पे, जब जिस फेज़ में वो सेटअप कर रहे थे, स्ट्रगलिंग फेज़, यहाँ तक छोटा माल खरीदना, जाके US में जाके सैंपल दिखा के बेचना। तो उनकी लाइफ थी एक इवॉल्व हो रही थी। और जब उनको कैंसर हुआ अचानक से, तो मैंने उनको कभी मस्ती करते देखा ही नहीं। उन्होंने हर टाइम ही हार्डवर्क ही किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा यार कि यार ये गलत किया भगवान ने उनके, क्योंकि ये इंसान जो है इतने महान है और इन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, पर इनको कभी उसको भोगने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को आज भी वो मलाल रहता है कि काश कि आज जो मैं हूँ वो देख पाते और मैं उनको दे पाता जो मैं हमेशा देना चाहता था। जब उनको कैंसर हुआ तो वो ऑब्वियसली बिजनेस स्टॉप हो गया। कुछ कलेक्शन होते हैं, आप जब भी जेमस्टोन्स का काम करते हो तो हमेशा आप क्रेडिट पे माल देते हो। तो इस चक्कर में हम लोग ने उस टाइम पे बोला कि यार अब नौकरी छोड़ने का टाइम आ गया, तो एक सर्कमस्टेंशियल वे में एंटरप्रेन्योर बनाऊँ। ऐसा नहीं था कि कोई स्ट्रॉन्ग आइडिया आया मैं कूद गया उसके अंदर। तो मैं और अनुराग दोनों नौकरी छोड़ के फिर आ गए जयपुर, और यहाँ पर हमने सबसे पहले ट्राई किया पापा का बिजनेस ही जो जेमस्टोन वाला। तो 6 से 9 महीने हमने ये ट्राई किया। इसके अंदर सीखा पहले कि कैसे आप यहाँ से खरीद, तो बाइंग कैसे करते हो। सेमी प्रेशियस स्टोन्स का काम था, सिट्रन, एमेथिस्ट, इस टाइप के स्टोन्स खरीदना बेचना। तो सब में हुनर बनाई, सीखा, उस काम में भी सीखने में मज़ा आया। अब मैं स्टोन्स की क्लैरिटी और ऐसे चिमटी से जैसे उड़ाते हैं सब करना जानता हूँ। ये वाला काम किया मैंने, और यहाँ से बाइंग करके फिर हम लोग गए US बेचने। अब वहाँ पर है ना एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आप ट्रिलॉजी में थे, 5 स्टार में रहते थे, बिजनेस क्लास ट्रैवल करते थे। पहली बार आप अपना खुद के धंधे पे जा रहे थे, तो आपने इकोनॉमी फ्लाई किया, सबसे सस्ता रूट निकाला, सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढी। नज़रिया ही बदल जाता है यार। जब आप खुद करने आते हो ना अपने पैसों से खर्च, अपना धंधा बनाने, तो पूरा आप जब जिस कंपनी को आप बोलते थे ना यार इन्होंने अच्छा होटल नहीं दिया आपकी बार,
यहाँ पर आप ढूंढते थे सबसे सस्ता होटल कौन सा है। तो वो एक माइंडसेट शिफ्ट था जिसने मेरे को लाइफ भर हेल्प किया, क्योंकि बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस चालू हुआ फ्रॉम किंग लाइफ टू लिटरली कमिंग टू स्पेंड लाइक दिस। अचानक से आपका नज़रिया बदल गया लाइफ। और ये 6-9 महीने जो मैंने बताया जेमस्टोन का काम करने में, दैट वॉज क्रशिंग एक्सपीरियंस टू ईगो। आप गए US में थैला लगा के, तो आपने जैसे जयपुर में जैसे हमारे जहाँ रहते हैं शॉल वाले बेचने आते हैं टांग के, तो मैं ऐसे ही टांग के और अनुराग जाते थे दुकान दिखाने सैम्पल। तो हम लोग कई बार होते हैं जैसे मम्मी के शॉल वाला घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बंगलो सेटिंग में रहते थे हम लोग, 1952 में खरीदो लैंड था। तो जैसे कोई शॉल वाला आ रहा है तो मम्मी ऐसे गेट पे भगाती ना, जाओ भैया नहीं चाहिए। तो मेरे साथ एग्जैक्टली सेम हुआ। एक IIT का बंदा जो आज तक 5 स्टार में ट्रैवल रह रहा है, बिजनेस में फ्लाई करता था, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, अचानक से वो थैला आगे वहाँ से लोगों ने निकल अभी नीचे। तो बोला आप मान नहीं सकते उस टाइम पे जो आपका ईगो क्रश होता है ना वहाँ पर, वो अलग ही लेवल का होता है। ये जो एक्सपीरियंस है पापा का बिजनेस का, ये सन था 2006। तो इसके अंदर हमारे को एक स्पार्क मिस हो रहा था, कहीं ना कहीं काम तो सीख गए थे, करने भी लग गए थे, पर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन जो होता है ना, क्योंकि आपको एक दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था ज़्यादा, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था काम में। तो हमने अनुराग बैठे कि हमने क्या कर रहे हैं, हमारा क्या कोर्स खेला, हमें कोडिंग आती है। हमने बोला यार भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, कुछ कर लें। तो उसके चलते हम लोगों ने बोला चलो सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते हैं। फिर नाम रखा गिरनार सॉफ्ट, और नाम गिरनार सॉफ्ट ऐसे रखा कि हमारे घर का नाम है गिरनार, जो नेम प्लेट हमारे घर के बाहर लगी हुई है। और गिरनार एक जैन का टेम्पल भी है गुजरात में, ऑल तो मैं कभी गया नहीं था वहाँ पर। घर का नाम गिरनार था, मेरे को मंदिर लगता था अपना घर का, मैंने इसलिए रखा गिरनार। और माइक्रोसॉफ्ट बड़ी कंपनी होती थी तो हमने जोड़ दिया गिरनार सॉफ्ट, ऐसे करके हमारी कंपनी का नाम बना। फिर हम लोगों ने ऑब्वियसली पहले मेल डाले कि कोई काम दे दें। तो पहला प्रोजेक्ट मिला एक जानकार था, उससे 50,000 रुपये का पहला प्रोजेक्ट आया। वो हमने कोडिंग करके वापस दी, और 50,000 रुपये जब आए तो मैं बता नहीं सकता कि वो फीलिंग आपको है ना, अपनी सैलरी उससे कहीं ज़्यादा थी मेरी, और इस 50,000 की खुशी कहीं ज़्यादा थी कि अपना काम था। एक अपना वाला जो काम होता है उसकी फीलिंग अलग होती है। यहाँ से फिर कारवां चला, हम लोग ने बेसिकली और प्रोजेक्ट लाए। तो एक हमारे पास मैन पावर तो ज़्यादा थी नहीं, हम दोनों ही बैठे थे। तो एक जो कहानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है कि जब हम लोग ने पहले दिन ही कंपनी चालू करी गिरनार सॉफ्ट, ये 2007 की बात है, तो हमने जाके लिंक्डइन अपना प्रोफाइल अपडेट किया कि भाई हम लोग $1 बिलियन की कंपनी बनाएं। और उस टाइम पे $1 बिलियन बनाने का लोग गैरेज में बैठे थे हम लिटरली, और हम लोग क्या ना पैसे थे ना हमारे पास कुछ था, पर सपने बड़े। तो जब सपने बड़े देखते हो ना, तो जर्नी के अंदर जो आने वाली आगे, इसके अंदर ये बड़े सपने देखने की वजह से मैंने कितने स्टार्टअप किए अनुराग के साथ, इतने फेल कराए, पर मैं करता गया परसिस्टेंटली, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा सपना था जो पूरा करना। तो चालू होती कहानी आउटसोर्सिंग बिजनेस से, कि हमने पहले बोला कि लोगों के लिए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर करते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ घर चलाने के भी पैसे नहीं, तो पहले कुछ कमाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लोगों के लिए कोडिंग करनी चालू करी। एक प्रोजेक्ट हमें मिल गया अनुराग के एक्स बॉस से, जो कि नीदरलैंड्स में था, और यहाँ पर हमारे को टीम हायर करनी थी 15 लोगों की उसके प्रोजेक्ट के लिए। अब हम लोगों ने लोगों को बुलाया, तो हम लोगों ने उस टाइम के पैसे नहीं थे, हमने कि शादी की जो टेबलें होती हैं वो लेके और वाइट कपड़ा लगा के फट्टे की टेबल पे कवर करके और किराए की चेयर लेके चालू किया था ऑफिस। तो जब लोग आए, उन्होंने ये सेटअप देखा, कुछ एक्सपीरियंस लोग चाहिए थे हमारे को, तो उन्होंने ये सेटअप देखा, तो उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, वो चले गए कि भाई इस सेटअप में बैठ के कौन काम करेगा। जयपुर वैसे भी IT की इंडस्ट्री नहीं थी, पहले ही बहुत कम लोग थे, और जो लोग आए भी उन्होंने बोला इस टाइप के सेटअप में तो नहीं हो पाए। तो हमारे को अब हो गया कि अब लोग लाएँ कैसे। तो यहाँ पर हमारा चैलेंज चालू हुआ नंबर 1 छोटे शहर में होने का, कि भाई यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, और स्टार्टअप का तो कोई तब टर्म भी यूज़ नहीं होता था कि कूल है चलो स्टार्टअप है, तब तो हम लोग एक नॉर्मल कंपनी होते थे। तो यहाँ पर हमारे को फर्स्ट चैलेंज हमने सॉल्व किया कि लोग लाएँ कैसे। तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि एक बहुत बड़ा कोहोर्ट है जयपुर में जो MCA करता है, जिसको 6 महीने की इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है। एक कोहोर्ट है जो पास आउट हो रहा है जयपुर में, 26 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं आसपास, उनकी नौकरी नहीं लगती, राइट। तो हमने बोला यार ये जो क्राउड है, इनके अंदर अच्छे जो एनालिटिकल लोग हैं उनको ले आते हैं। तो हम अपने इंटरव्यू में पूछते थे केवल मैथ्स के पजल्स और एनालिटिकल क्वेश्चन, और हमने 15 बच्चे लिए, और ये 5 से 10 हज़ार के सैलरी के रेंज में उस टाइम पे हमने लिए। तो सन 2007 की बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो फर्स्ट स्टार्टिंग फाउंडेशन टीम है वो इस सैलरी रेंज में बनी, और हमारी जो बिलिंग चल रही थी वो चल रही थी यूरो में, डॉलर में, और अचानक से कंपनी बहुत प्रॉफिट करने लगी, 90% का प्रॉफिट मार्जिन। तो एक कैश पूल बनने लग गया। तो यहाँ से जब आप उन बच्चों की बात जिनकी मैं कर रहा हूँ, उन लोगों का जो करियर है, उनका कर्व आप अगर आप देखोगे, अब आज भी बहुत सारे लोग उसमें से हमारी कंपनी में, कोई चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, कोई चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, कोई
कुछ बड़े काम करने का। मैं बोल रहा हूँ ये फ्रेशर जो थे ना, उनमें बहुत टैलेंट था। जस्ट दैट कि उनको एक एक्सपोजर चाहिए था, उनको एक वो चाहिए था, वो आप में भी कि आप भी बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो अगर राइट एक्सपोजर मिल जाए। उनको एक्सपोजर क्या मिला कि मेरे और अनुराग के साथ काम करने का एक्सपोजर मिला, और हमने खुद ने उनको कोचिंग दी। हम उनको कोडिंग सिखाते हैं, हम उन लोगों को बिजनेस सिखाते हैं, क्योंकि आपके क्लाइंट हैंडलिंग के लिए भी लोग नहीं थे, तो उनको कम्युनिकेशन स्किल भी सीखने पड़े, क्योंकि वो लोग इतनी यंग एज में क्लाइंट से बात करने लग गए। तो कहीं ना कहीं अपना ना एक नज़रिया मेरा ये बना है कि हर जने में टैलेंट है, राइट एक्सपोजर मिले और वो हार्डवर्क करे तो कहीं भी पहुँच सकता है इंसान। तो ये सारे जो 5-10 हज़ार के बच्चे तो आज करोड़ों कमाते हैं, हमारी कंपनी में ही बहुत सारे, और कहीं बाहर भी गए तो बहुत अच्छा करें। फर्स्ट जॉब बहुत केयरफुली चूज़ करना, राइट मैनेजर के साथ। सन 2007 में क्या कंपनी अब कैश जनरेट करने लगी थी मंथली। 2008 के अंदर मेरे और अनुराग दोनों को कार्स का बहुत शौक है, तो हम लोग प्रगति मैदान में लगता था ऑटो एक्सपो, वहाँ पर गए। तो हमने गाड़ियाँ देखी, नई नई लॉन्च हो रही थी। फिर हमने रात को जाके ऑनलाइन ढूंढा उनके बारे में, हमें मिला ही नहीं इन्फॉर्मेशन जो नई लॉन्च हुई उनकी। तो हमें लगा यार ये तो गैप है, यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही। तो इस टाइम पे मैंने और अनुराग ने ब्रोशर्स लिए सारे जो इकट्ठे किए, हम लोग ले आए उनको जयपुर, और एक हफ्ते में साइट कोड कर दी। तो साइट का नाम था ecarsinfo.com। अब मेरा जो छोटा भाई अनुराग थोड़ा अंग्रेजी बड़े बड़े टर्म्स यूज़ करते हैं, तो उसने नाम रखा ये। उसमें उस टाइम यूएस में पॉपुलर होती थी साइट eDealsInfo, जहाँ आप डील शॉपिंग करते थे, तो उससे इंस्पायर्ड हमने नाम रखा। तो हमारे ही साथ में अजय करके बंदा है, आज भी हमारा चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है न्यू ऑटो का। उसने बोला यार हमें तेरे नाम तो अच्छा नहीं लग रहा है यार, ecarsinfo। और यहाँ पर जब भी कोई कार जाती है तो मैं बोलता हूँ वो देख वो कार देख, वो कार देख, ऐसे बात करते हैं हम लोग। तो कार देखो क्यों नहीं रख लेते, और नाम मेरे को बहुत कैची लगा। तो ये नाम मेरा और अनुराग का कॉइंड नहीं है, अजय का कॉइंड है, और इस तरीके से नाम रखा गया कार देखो। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मैं अपने सुपर पावर में प्ले कर रहा था। मेरे को कोडिंग आती थी, हार्डवर्क था, मेरे को ट्रैफिक लाना आ गया था कि साइट पे ट्रैफिक एसईओ करके कैसे लाते हैं। तो ये 3 स्किल हैं आपके पास। तो आपने एसईओ अच्छा किया, उस टाइम पे एसईओ को ज़्यादा लोग करते नहीं थे, अब तो काफ़ी पॉपुलर स्किल हो गई है, बट मैं अपने टाइम का चैंपियन था। और आज भी हम लोग एसईओ में आप कोई भी गाड़ी ढूंढेंगे तो कार देखो आपको हमेशा टॉप में मिलेगी। तो अपना सुपर पावर है वो, मैंने वो सुपर पावर के अराउंड प्ले किया। तो कार देखो ऐसे लॉन्च हुई, फिर धीरे धीरे हमारे जैसे बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे ऑनलाइन, तो वो हमारी साइट पर आने लग गए। तो 8 से 11 के बीच में हम लोग 2010 में हम लोग हाईएस्ट विजिटेड ऑटो पोर्टल बन गए। तो कॉमस्कोर करके एक होता था जो मेजर करता था, उसने हमारा हाईएस्ट रेट किया, एकदम बूटस्ट्रैप, मतलब बहुत कम कॉस्ट पे साइट बन रही थी, क्योंकि हमारे जो इंजीनियरिंग टैलेंट था वो होम ग्रोन था और उसकी कॉस्ट भी कम थी। तो जो आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जब स्टार्टअप करते हो ना तो आपको कॉस्ट कम रख के करना बहुत क्रिटिकल है। फ्रूगैलिटी, लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको लंबा खेलने का मौका देती है। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो उतना ही कम बजट है, उस बजट में कितने महीने आप काम चला सकते हो ऐसे सोचने की कोशिश करो। तो यहाँ पर एकदम लीन फ्रूगल तरीके से हमने चलाया, और उसमें जब ट्रैफिक आने लगे तो गूगल एड्स डाल दिए हमने, तो गूगल एड से इमीडिएटली पैसा आने लग गया। 2010 में हमारा एड रेवेन्यू होता था अराउंड 50 लाख रुपए महीने का। इमेजिन करो कि गैरेज से बैठ के साइट चला रहे हैं, 50 लाख रुपए की इनकम चालू होगी, और सारी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमारा जो इनपुट कॉस्ट है डेवलपर सब मिलू के भी 3-4 लाख है। तो हम लोग 40-50 लाख का प्रॉफिट बना रहे थे बैक इन 2010-11 पर मंथ, राइट। तो इस तरीके का जब आप करते हो आप काम, और आउटसोर्सिंग कंपनी कैश दे रही थी। तो यहाँ पर 2000 पर मेरे को ये नहीं पता था कि कार देखो बड़ी बनने वाली है अभी तक। अभी मैं ट्रैफिक पे खेल रहा था, एड्स आएंगे, रेवेन्यू आएगा, वो कर रहा था, और ऑटो में इतना डीप जाना, अभी ये विजन नहीं खुला था। तो कई बार लोग पूछते हैं यार विजन आपका क्या है, मैं कहता हूँ यार मेरा भी नहीं था यार, मेरा धीरे धीरे खुला है। तो 2007 से लेके करीब 12 तक की क्लैरिटी नहीं थी कि कार देखो वो बड़ा बनाना। इस पीरियड में हमने बहुत सारे स्टार्टअप लॉन्च किए। हमने जेम्सस्टोन जो पापा का बिजनेस सीखा था उससे सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस चालू किया। हमने दादाजी हमारे एस्ट्रोलॉजर थे, तो हमने एस्ट्रोलॉजी की साइट चालू करी। हम लोगों ने शॉप देखो बनाया, जो क्योंकि ई-कॉमर्स उस टाइम आ रहा था, ऑनलाइन मोबाइल बेचना चालू किया। तो हमने बड़े सारे स्टार्टअप किए उस टाइम पे, और बिल्कुल फ्लूइड थे कि कंपनी क्या शेप लेगी हमें नहीं पता था, बट एक चीज़ पता थी कि हमें ट्रैफिक लाना आता है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 0 थी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा पहला हमने जो अकाउंट बनाया पेड मार्केटिंग करने का 2013 में बनाया है, और हम लोग मार्केट लीडर थे ट्रैफिक के। तो ये जो की थिंग होती है ना, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और आपकी जो सैलरी कॉस्ट, अगर इनको आप कंट्रोल कर सकते हो ना तो आप कोई भी स्टार्टअप बना सकते हो बेसिकली, उतना ही लंबा रन में मिल जाएगा के लिए। तो हमने अपनी सुपर पावर वहाँ यूज़ करी। बाकी सारे बिजनेस जो बंद किए, बहुत सारे बंद किए हमने, क्योंकि सारे तो चले नहीं आपको ऑब्वियसली, ना मेरी ज्वेलरी साइट है कोई, अब बंद बहुत सारे होते हैं। हर फेलियर में लर्निंग थी। तो मेरा मानना है कि है ना, आप हर बिजनेस करो, उसके अंदर जो सीख है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका एक बेटर वर्जन बाहर निकल के आता है, हर
फेलियर आपको कुछ बेटर बना देता है। और मेरा लाइफ में मैंने फेलियर ज़्यादा लिए हैं, सक्सेस कम लिए, और यही मेरा खास वजह है कि मेरे को लगता है मेरी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए ना तो थोड़ा डरो, क्योंकि ना जब टूटेगा तो आराम फटाक से टूटेगा, और जिसने नींव रख के बनाई है ना अपनी इमारत, वो स्ट्रांग फाउंडेशन चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास फेलियर्स का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन, और हर बारी मैं सीखा हूँ कि ये क्या नहीं करना है जीवन में। तो मेरे को 99 तरीके पता हैं कि काम कैसे नहीं करना है, और एक तरीका फाइनली मिलता है कि ऐसे काम हो जाता है। दूसरी चीज़ हमने जो बहुत खास ख्याल रखा जब हम एंटरप्रेन्योर थे, हम लोग डेली रिलीज़ करते थे। मतलब आप सोचो कि 365 दिन है साल में, तो 365 मेरे को अटेम्प्ट मिलते थे कि मैं एक नया कोड वेबसाइट पे लाइव करूँ। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे को हर रोज़ एक नई सीख मिल रही थी, क्योंकि डिजिटल में फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपने कुछ लॉन्च किया आज, नंबर कल आ गया, आपने देखा इससे चेंज आया, चाहे वो बटन का टाइटल ही चेंज है, चाहे बटन का कलर ही चेंज है, चाहे आपने कुछ छोटा मोटा भी किया, उसका सिग्नल आपको इमीडिएटली मिलता है। तो मेरा मानना ये भी है कि ना, आप अपने साइकिल जो होता है ना चीज़ें बनाने का, उसको छोटा रखो। जितना लंबा साइकिल होगा ना, तो कभी प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढने जा रहे हो और 6 महीने लगा दिए बनाने में, तो टाइम खत्म हो गया भाई। उसको इम्परफेक्ट प्रोडक्ट को जाने तो कितने लोग देख रहे हैं भाई तुम्हारे प्रोडक्ट को। हमारी अप्रोच ये थी कि यार चीज़ें जल्दी ट्राई करते हैं। हमारा कंपटीशन भी था पैरेलली, सारे फंडेड थे, वी आर सराउंडेड बाय ऑल फंडेड प्लेयर, और इन लोगों की रिलीज साइकिल होती थी महीने में, तो उनको 12 मौके मिल रहे थे सीखने के, मेरे को 365 मिल रहे थे, और मैं एक हंग्री टाइगर बन गया, एजिलिटी थी मेरे पास। तो मैं धीरे धीरे करके इनसे आगे निकल गया इवेंचुअली, क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा ट्राई कर रहा था, ज़्यादा चीज़ें सीख रहा था इनसे। तो ये मेरा लाइफ का बहुत बड़ा लर्निंग है कि बी फास्ट, लर्न, फेल फास्ट, लर्न फास्ट, फेल फास्ट, लर्न फास्ट। ये उन सभी के लिए जो छोटे शहरों से आते हैं पर सपने बड़े देखते हैं। कहीं से भी यूनिकॉर्न बन सकता है। मैंने जयपुर बैठ के बनाया है, आप रायपुर बैठ के बनाओ, जोधपुर बैठ के बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही कॉमन थीम होता है कि आप लगे रहो, परसिवरेंस, परसिस्टेंस, और अपने कस्टमर के हिसाब से आप बनाते जाओ प्रोडक्ट, और उसमें डीप जाते जाओ। अगर आप अपने कस्टमर के लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाते हो जिसकी उसको आदत पड़ रही है, जिससे उसकी कुछ चीज़ सॉल्व हो रही है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो आप बड़ी कंपनी बन ही जाओगे। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूँ, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जोश स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।